अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खादम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को मुंतकिल किया जा रहा है, इस किस्म की खबरें आती रही। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कोशिश करेंगे कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो आपके साथ शेयर करें। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इस अमल को शुरू कर दिया है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों पे बात कर लें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि जनाब 500 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं इस साल, जिसमें 670 के करीब लोग मारे गए, यानी ऑलमोस्ट 700 के करीब पाकिस्तानियों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में पंजाब में मार दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा फिगर है जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। अब मीडिया के अंदर भी इस पे बात हो रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ही जैसा पैटर्न है, कोई साथियों की फायरिंग से मारा जाता है, कोई पुलिस से मुकाबले में मारा जाता है, किसी के नेफे में गोली चल जाती है और इसका बड़ा क्रेडिट लिया जाता है और कुछ लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जनाब ये देखें कैसे रूल ऑफ लॉ कायम हो रहा है। जब ये सारा मामला शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से कभी भी ना रूल ऑफ लॉ कायम हो सकता है, ना कभी क्राइम खत्म हो सकता है। अगर पूरी दुनिया में इसी तरीके से क्राइम खत्म होना होता तो हर जगह पे इसी किस्म के सूरत हाल होती। जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां पे आइन और कानून की अमलदारी है, वो कुछ तहकीक करके कुछ सबक सीख के वहां तक पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारना शुरू कर दें। अब ये मुबैना जाली पुलिस मुकाबले हैं जिनके हवाले से मैंने पहले भी अर्ज किया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहफुजात का इजहार कर रहा है। सहाफी जो है इस हवाले से खबरें दे रहे हैं। अब सीनियर सहाफी हैं मोहसिन बेग साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के अंदर एजाज सैयद साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत लोगों को जेलों से निकाल निकाल कर मार रही है, चीफ जस्टिस क्यों खामोश है। मोहसिन बेग ने कहा कि उनसे जब ये पूछा गया, एजाज सैयद साहब ने उनसे ये पूछा कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी पंजाब हुकूमत के साथ है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अब पंजाब हुकूमत के साथ नहीं है। मोहसिन बेग साहब ने यह भी कहा कि आगे आप जाके देखेंगे तो आपको हालात वाज़े तौर पे नजर आ जाएंगे कि पंजाब हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट अब उस तरह नहीं है। पर एनीवे बात उन्होंने उसी की जो सीसीडी के पुलिस मुकाबले हैं उसमें वो तीफी भट्ट साहब के हवाले से बात करते रहे, उनके बहनोई के हवाले से बात करते रहे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बहनोई को टारगेट किया गया। उनके बहनोई किसी सीनियर पुलिस अफसर के ऑफिस में गए हुए थे, वहां पे मुबैना तौर पर उसकी तस्वीर ली गई और बाद में उसको टारगेट कर दिया गया और तीफी भट्ट को भी जिस तरीके से टारगेट किया गया, वो सारी चीजें उन्होंने काफी ज्यादा उसके ऊपर गुफ्तगू की। लेकिन ये जो सीसीडी वाला मामला है और ये जो मुबैना पुलिस मुकाबलों वाला मामला है, ये बड़ा संजीदा और बड़ा सीरियस मसला है। इससे क्राइम खत्म नहीं होता, इसके ऊपर तहकीकात होने की जरूरत है। और माजी में भी आपको पता है उस दिन शहजाद इकबाल साहब ने जियो के प्रोग्राम में भी इस पे तफसीलात शेयर की और मैं अपने व्लॉग के अंदर भी आपके साथ ये तफसीलात शेयर कर चुका हूं कि माजी में भी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, जब वो वजीर आला थे 90s में, तो वहां पे पुलिस मुकाबले होते थे। पुलिस मुकाबलों में इजाफा हो जाता था, लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा जाता था या फिर बदकिस्मती से लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जाते थे। अब शायद ये बैड लक है नून लीग की कि जब भी वो आते हैं पुलिस मुकाबलों में इजाफा हो जाता है और लोग उस तरह पुलिस मुकाबलों में मरना शुरू हो जाते हैं और इनके ऊपर इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, यकीन कीजिए कि ये बड़ा परेशान कुन है। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब या दीगर जो अदलिया है वो इसके ऊपर देखेगी, इसका नोटिस लेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि जी एक वीडियो आए और बाद में मुलजिम का बयान सामने आ जाए कि जी मेरे अपने ही नेफे में पिस्तौल चल गई है। ये कोई कमाल की बात नहीं है। ये कोई इस तरह रूल ऑफ लॉ आप नाफिज नहीं कर सकते। आपने क्या कच्चे के इलाके में रूल ऑफ लॉ नाफिज कर लिया? कच्चे का इलाका भी तो पंजाब में आता है, वहां पे डाकू हैं, तो वहां पे जाके आपने नाफिज कर दिया, वहां पे भेज दें आप सारे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोग जो जिनकी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाए जाते हैं, उन सबको वहां पे भेज दिया जाए। मसला ये है कि रूल ऑफ लॉ होगा तो लाहौर में भी होगा और कच्चे में भी होगा। अगर कानून की खिलाफ वर्जी कानून के नाम पे हम करेंगे तो फिर जो दीगर लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उसके ऊपर भी काबू पाना आसान नहीं होगा। तो ये एक बेसिक सी चीज है। एनीवे अब इसके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत हो रही है और काफी ज्यादा मीडिया के अंदर भी अब ये चीज डिस्कस होना शुरू होगी। और उसका इशू ये है कि जितने बड़े पैमाने पे ये मुकाबले किए गए या हुए ये मुकाबले, अब ये मुबैना तौर पे आप इनको जाली पुलिस मुकाबले कह सकते हैं, इसलिए कि जब तक कोई कमीशन इसकी तहकीकात ना करे तब तक तो आप कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर आप ज्यादा बात नहीं होती, वो है महंगाई। क्या आपको पता है
टमाटर इस वक्त 700 रुपए तक किलो मिल रहा है। ये टमाटर की हालत है। बाकी जो महंगाई हुई वो आपके सामने है, लेकिन इस पे ना मीडिया पे अब प्रोग्राम होते हैं। वो जो सुबह से शाम तक टर टर सामने तोते की तरह बोलते थे, कभी LNG, कभी ये कभी वो, कोई बाहर जाता था तो उनको लोग रोते थे कि भाई बड़ी महंगाई हो गई है। कोई टैक्सी में बैठता था तो उसको कोई खातून मिल जाती थी, वो रोती थी कि भाई बड़ी महंगाई हो गई है। जिधर वो जाते थे लोगों को पता चलता था कि महंगाई हो गई, और साफी सुबह से शाम तक महंगाई की बात करते थे। गरीब मर गया, ये हो गया, वो हो गया। अब 700 रुपए किलो टमाटर हो गया है, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, और कोई ना उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, ना उस तरीके से उसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। ये है जनाब तजर्बाकारों की मैशत। हर चीज की कीमत 2 गुना या 3 गुना ज्यादा हो गई है। लेकिन बड़ा इशू ये है कि सियासतदानों की नाअहली तो ठीक है, लेकिन जो मीडिया पहले महंगाई पे इतनी ज्यादा बात करता था, वो जो सारे एंकर्स हैं उनको क्यों सांप सूंघ गया है? वो क्यों नहीं अब इस पे बात करते? वो क्यों नहीं बताते कि जनाब गंदम के साथ क्या हुआ, किसान के साथ क्या हुआ? अब तंदूरों को बंद किया जा रहा है कि जी रोटी 14 रुपए की दो, और भाई जब उनको गंदम ही नहीं मिल रही तो वो कैसे जो है वो सस्ती रोटी बेचेंगे? ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है किसान से गंदम ही ना खरीदें, किसान से आड़ती जो है वो गंदम सस्ती खरीद ले। अब गंदम उन्होंने महंगी कर दी है, आप कह रहे हैं कि रोटी सस्ती कर ले। ये नहीं होता, एक पूरी चेन होती है, उसके मुताबिक चीजें चलती हैं। तो रोटी सस्ती तब ही होगी जब ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर होगी। टमाटर आप करवा लेना फिर सस्ता, 700 रुपए का किलो, 500 रुपए का किलो, 600 रुपए का किलो टमाटर मिल रहा है। इसी तरीके से दीगर चीजों की भी यही हालत है, लेकिन जोर चलता है जाके जनाब वो तंदूर वाले के ऊपर, जी तंदूर वाले को बंद कर दो। शुगर मिलों ने क्या किया, चीनी की कीमत कहां से शुरू हुई और 200 रुपए तक चली गई। शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया, जिसमें वजीर आजम के अपने बेटे की शुगर मिल से कितने अरब की चीनी एक्सपोर्ट हुई। शुगर मिलों के ऊपर तो किसी ने छापे नहीं मारे, शुगर मिलें तो किसी ने बंद नहीं कर दी। गरीब जो नान भाई हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब मेरी यहाँ पे पहले भी बात हुई थी, जो नान भाई एसोसिएशन के सरबराह हैं इस्लामाबाद में, अब्बासी साहब, उनसे मेरी बात हुई और वो हमारे टीवी प्रोग्राम में भी आए थे, और उन्होंने बताया कि भाई हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, महंगी हम गंदम खरीदते हैं या आटा खरीदते हैं, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, दुकान के किराए ऊपर चला गया, मजदूरी बढ़ गई, तो कैसे हम सस्ती रोटी बेचें? हमने अपने बच्चों का भी तो पेट पालना है ना। लेकिन वो जोर जो है वो तंदूर वाले पे ही चलता है। शुगर मिलें कितनी बंद की गई हैं, कितनी शुगर मिलें सील की गई हैं जब ये चीनी महंगी हुई। अच्छा जी, CNN के एंकर हैं फरीद जकरिया साहब, वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर चापलूसी में कोई ओलंपिक्स का मुकाबला होता और या तारीफों में, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने नंबर 1 पोजीशन ले जानी थी। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे वो जो तकरीर या स्पीच की या उनकी तारीफ की, अब वो पूरी दुनिया के अंदर वो चीज डिस्कस हो रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी जबरदस्त किस्म की डिप्लोमेसी है, इससे आप अंदाजा लगा लें। लेकिन जिस तरह की लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं, ये कोई ज्यादा फख्र की बात नहीं है। कौमों का एक कैरेक्टर होता है, एक कौम का जो सरबराह होता है या कौम का जो लीडर होता है, वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो वहां पे जाके अगर इस तरह चापलूसी करेगा या इस तरह मस्का लगाएगा तो उससे पूरी कौम के कैरेक्टर का पता चलता है, और उसी तनाजुर में फिर उसके ऊपर तनकीद भी होती है, गुफ्तगू भी होती है। अब फरीद जकरिया साहब ने भी कहा है, जनाब ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान स्टूड आउट। उन्होंने कहा जी वो बाहर जो है वो सबसे अलहदा नजर आए, बिल्कुल, और बिल्कुल मुनफरिद नजर आए वो वहां पे। और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको उर्दू तर्जमा उसका पढ़ के सुना देता हूं। अगर ट्रंप की तारीफें करने का ओलंपिक्स का खेल होता तो पाकिस्तान वाज़े तौर पर नंबर 1 पोजीशन लेता। तो ये जनाब अब बैनुल अक़वामी सहाफ़ी भी कह रहे हैं। इससे पहले मेहदी हसन साहब ने वो जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की थी, उसकी वीडियो के ऊपर एक बड़ा इमोजी शेयर किया था, जिसमें बुनियादी तौर पे वो बता रहे थे कि इस गुफ्तगू को सुन के कराहत आ रही है कि कोई ऐसे भी कर सकता है। पर अब फरीद जकरिया साहब भी इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो जबरदस्त सफारतकारी है और ये तो हमारी बड़ी कामयाबी है। तो यकीनन ये कामयाबी ही होगी, इसी वजह से तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अगली जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। खादिम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिन से गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग व्लॉग्स में भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। मैंने अपने किसी व्लॉग में इसका जिक्र नहीं किया, मैं भी ये सुनता रहा, लेकिन इस खबर की कोई तस्दीक नहीं थी। बड़ी जो सबसे बड़ी खबर मेरी नजर में इस वक्त तक है वो ये है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो दोनों बेटे हैं, साद रिजवी और अंस रिजवी साहब,
अभी तक वो लापता है। अभी तक उनका नहीं पता चल सका कि वो किधर हैं, कहाँ ये जा रहा है कि उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका किसी को नहीं पता कि वो किधर हैं। ये कैसे मुमकिन है? कभी कहा जाता है कि जी कश्मीर में उनका टेलीफोन ट्रेस हो गया है, कभी कहा जाता है कि फलाने बंदे के वो पास हैं, कभी कहा जाता है, कोई साफी बताता है कि जी उसके वो पास हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी को नहीं पता कि ये दोनों मोजिज शख्सियात कहां पे हैं। अच्छा, अब जहां तक खादम हुसैन साहब की कब्र की मुंतकिली का ताल्लुक है, इस तरह की खबरें तो आती नहीं, हमने आपके साथ कोई इस तरह की खबर शेयर नहीं की क्योंकि इस तरह की खबर कोई कंफर्म नहीं हुई थी। अब पंजाब हुकूमत के जराये ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और शायद जो पंजाब की एक मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहिबा, उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में भी इस चीज का जिक्र किया है कि खादम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को कहीं पे मुंतकिल नहीं किया जा रहा। लेकिन जब ये सारी खबरें आ रही थी उसमें मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उसमें हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, आप उनसे बात करते हैं पंजाब के अंदर डिफरेंट जगहों पे, वफाक में, जिधर भी आपके सोर्सेज होते हैं आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, इसलिए कि हर कोई ये खबर दे रहा था और मुझे भी मुख्तलिफ लोग इस तरह की खबरें भेज रहे थे और कह रहे थे कि जी आपने व्लॉग में इसका जिक्र नहीं किया, ये बड़ा जुल्म हो रहा है। तो वो खबर मुझसे कंफर्म नहीं हो रही थी कि जनाब खबर कंफर्म होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब ये तो फैसला हो गया है कि खादम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को मुंतकिल नहीं करना और आज जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान वगैरह भी हो जाएगा। बाय द टाइम जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि बाकायदा कोई ऐलान वगैरह किया जा चुका हो। लेकिन खबर जो है वो ये भी है कि जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और पूछा कि भाई कोई ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कोई ऐसी बात हुई कि इसके बारे में कोई सोच विचार हुआ हो, उसके ऊपर मुझे ये बताया गया कि ये चीज यकीनन डिस्कशन में आई है, इसको डिस्कस किया गया है कि क्या इनके मज़ार को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस वजह से यहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, लाहौर जैसा शहर है, फिर वहां पे सिक्योरिटी का मसला बनता है, ट्रैफिक का मसला बनता है, दीगर मसाइल बनते हैं, इनको किसी दूर दराज के इलाके में मुंतकिल कर दिया जाए। अब इनका आबाई इलाका गालिबन जेलम के करीब है, वहां की भी बात नहीं हुई कि किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए। ये चीजें डिस्कशन में आई हैं लेकिन इन पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और हतमी फैसला यही हुआ है कि उनकी कब्र को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे जराये ने मुझे ये बताया कि ये चीज यकीनन डिस्कस हुई है, लेकिन उस पर यही गालिबन फिर एक तरह से एग्री किया गया होगा कि इसकी वजह से एक बड़ा बिगाड़ पैदा हो सकता है, बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, तो लिहाजा ऐसा ना किया जाए। बाकी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इनके ऊपर सख्ती की जाए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की टीम को रखा जाएगा, इनके खिलाफ तेजी से मुकदमात चलाए जाएंगे, इनको किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन वो जो खबरें आ रही थी और जो कुछ लोग बड़े वसूख से ये खबरें दे रहे थे कि खादम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को मुंतकिल किया जा रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी कब्र को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि पहले भी मैंने आपके साथ ये खबर इस तरह शेयर नहीं की थी जब ये बहुत ज्यादा ये खबर शेयर हो रही थी। बड़ी खबर मेरी नजर में अभी भी है कि साद रिजवी और अंस रिजवी कहां पे हैं, उनके हवाले से पता चलाना बड़ा जरूरी है। और उनके किसी साथी ने अभी कोई, मेरा नहीं ख्याल अदालत से भी राब्ता किया हो। ये पीटीआई के ऊपर तो बड़ी तनकीद करते थे, बड़े मजाक उनका उड़ाते थे, लेकिन इनका तो कोई वकील भी अभी तक किसी अदालत में नहीं गया गालिबन के पता चलाया जाए कि साद रिजवी साहब किधर हैं, या वो कहीं पे रूपोश हैं, पुलिस उनको बरामद करे, या खुद कहीं पे छुपे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि वो किधर हैं। अच्छा जी, महमूद खान अचकजई साहब कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे स्पीकर साहब को इस हवाले से एक लेटर भी दे दिया है। उसके ऊपर 74 अरकान असेंबली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके दस्तखत भी हैं और बाकायदा तौर पे उनको नामजद कर दिया गया और स्पीकर साहब को कहा गया है कि इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नामजद किया जाए। इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया था और उनको नामजद करने की बुनियादी वजह यही थी कि इमरान खान साहब ने अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसमें वो बड़ी तब्दीली लेके आए हैं, वो नए प्लेयर्स सामने लेके आए हैं। अब वो मजीद जारियाना सियासत आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। महमूद खान अचकजई साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर हुकूमत को कैसा टफ टाइम देंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उनके खिलाफ वो 9 मई वाले मामलात भी नहीं है, उनको उस तरह प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट के अंदर नामजद करना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो खान साहब मुकम्मल तौर पे जो उन्होंने गेम को अगले गेयर में डाल दिया है, जारियाना सियासत की तरफ वो जा रहे हैं। और उसी का एक और जो नतीजा है वो सोहेल खान आफरीदी की नामजदगी है और उनका वजीर आला बनना है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल खान आफरीदी, कौमी असेंबली में महमूद खान अचकजई,
सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास, ये वो सारी फील्डिंग है जो खान साहब आने वाले दिनों के एतबार से उन्होंने ये सेट की है। उनको पता है कि आने वाले दिनों में उनको सजा हो सकती है, उनको वहां से यानी अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है, कोई मच जेल की बात कर रहा है, कोई पिंडी में बनने वाली एक नई जेल की बात कर रहा है, और चीजें जो है वो उस तरफ जा रही हैं कि जहां पे माहौल मजीद सियासी तौर पे जिसे आप कह सकते हैं कशीदा होगा। एक तरह से दोनों फरीकैन जो है एक दूसरे के खिलाफ जिसे आप कह सकते हैं कि सियासी कश्मकश में इजाफा करेंगे, और इसी वजह से खान साहब ने इन मोजिज शख्सियात को जिन जिन ओहदों का मैंने जिक्र किया है वहां पे इनको नामजद किया है और इनको वो लेके आ रहे हैं। तो ये जो अगली वो जो सियासी इनिंग है खान साहब की, ये उसके लिए उन्होंने फील्डिंग सेट की है। बाकी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने मीडिया से भी बात की और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब वो खराब गाड़ियां हमें दी गई, पुरानी गाड़ियां दी गई, ऐसी गाड़ियां दी गई जो नाकारा थी, जिसकी वजह से सोहेल खान अफरीदी साहब ने उनको वापस कर दिया। और सोहेल खान अफरीदी अपने सूबे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिनके हवाले से काफी कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी होता रहा। उनके जो कारकुन हैं वो भी उस पर काफी ज्यादा तनकीद वगैरह करते रहे कि उनके सूबे में भी पीका एक्ट के तहत FIRs भी दर्ज हो रही हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी टारगेट किया जाता है, लोगों को MPA के तहत भी गिरफ्तार किया जाता है, सियासी जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो भी होती हैं। तो काफी सख्ती से सोहेल खान अफरीदी साहब इस चीज को टेकअप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इनमें से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जो बड़े बड़े अगर कोई इश्तिहारात छपते हैं तो किसी सियासी शख्सियत की उसके ऊपर तस्वीर नहीं होगी। जो हालत आप पंजाब के अंदर देखते हैं कि हर जगह पे आपको वज़ीर आला की तस्वीर नजर आती है, जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ शेयर ये चीज की थी कि जनाब 50,000 रुपया भी अगर किसी को दे रहे हैं या लाख रुपया भी दे रहे हैं तो हर जगह पे आपको वज़ीर आला नजर आएगा। अरबों रुपए अली अमीन गंडापुर साहब ने बांट दिए, लेकिन कहीं पे भी आपको अली अमीन गंडापुर की कोई वीडियो नजर नहीं आई, कोई तस्वीर नजर नहीं आई। और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद तो करते थे, लेकिन आज मैं ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, बल्कि एक खबर आपके साथ शेयर करता हूं कि बहुत सारे जो मचलके थे कारकुनों के और जो माली मदद थी वो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी जेब से करते थे। अली अमीन गंडापुर उसके पैसे देते थे। एक ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनको मचलकों के पैसे दिए गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं ने मेरे साथ ये चीज शेयर की, और वो जो मोजिज शख्सियत है उसने पैसे ही गायब कर दिया। अली अमीन ने उसको पता नहीं कितने लाख या करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया, उसमें से कितना पैसा गायब हो गया और उस पैसे का आज तक नहीं पता चला कि वो पैसा किधर गया है और वो शख्सियत कौन है। वक्त आने पे शायद अली अमीन गंडापुर साहब या कोई और खुद ही बता दे जमात के अंदर से, मैं उसमें बताना फिलहाल मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो मैं आपको खबर दे रहा हूं वो ये है कि अली अमीन अपनी जेब से बहुत सारे लोगों की मदद भी करते थे, उनकी जमानतों के मचलके भी अदा करते थे, खान साहब के मुकदमात में फीसें भी देते थे, खान साहब के मुकदमात में भी फीसें देते थे, दीगर जगहों पे भी जो है जहां पे भी पार्टी को पैसे की जरूरत होती थी तो अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे मौजूद होते थे और अली अमीन गंडापुर साहब अपना हिस्सा डालते थे। लेकिन असल इसमें जो खबर है ना वो आप तहकीक करें कि वो कौन सी शख्सियत है जिसको अली अमीन गंडापुर ने या खैबर पख्तूनख्वा से जिसको मचलकों की फीस देने के लिए पैसे दिए गए और उस शख्सियत ने बीच में से 60 लाख से ज्यादा रुपया और कुछ लोग कहते हैं करोड़ रुपए के करीब पैसा गायब कर लिया। वो शख्सियत कौन सी है तो वो भी जो है ना कि इंपॉर्टेंट खबर होगी। लेकिन अली अमीन पे तनकीद तो बहुत होती रही, पर हर मौके के ऊपर अली अमीन साहब ने ये जो जहां पे भी जरूरत थी अपना पैसा लगाने की या जिस तरह भी उन्होंने टाइम भी दिया और पैसा भी लगाया। और जब इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप अपना ओहदा छोड़ के जाएं तो उसने एक दफा नहीं पूछा कि भाई क्यों ये कह रहे हैं, उसने कहा जी आपने कह दिया तो मैं जा रहा हूं, और वो चुप करके चला गया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।